लोग, इस देश की जनता भ्रष्टाचार को लेकर, स्कैम्स को लेकर क्या सोचती है? आज की तारीख में लोगों से आप आम कहीं पर भी बात कर लीजिए, लोग ये कहते हैं ना कि अच्छा ठीक है, नेता भी है तो कोई कानून से, लॉ से ऊपर थोड़ा ना है, ठीक है अगर जांच हो रही है तो चलने दीजिए, गलत क्या है जांच हो रही है तो। और क्या ये वो ब्लाइंड स्पॉट है जिसका पॉलिटिकली इस्तेमाल हो रहा है, जिसका पॉलिटिकली इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, भारतीय मतदाताओं की जो मानसिकता है ना भ्रष्टाचार विरोधी, वो हम कई बार अनुभव कर चुके हैं। चाहे राजीव गांधी जी वाला मामला हो बोफोर्स का, या उसके बाद दिल्ली के चुनाव देखिए ना, आम आदमी पार्टी मोदी लहर के बावजूद सत्ता में रही, और जब घोटाले से घिर गए, आरोपों से घिर गए घोटालों के, तो सत्ता से बाहर हो गई। तो मतदाताओं के नजरिए से देखा जाए तो भ्रष्टाचार के आरोप मुद्दा है, इसे कोई नकार नहीं सकता। लेकिन देखिए, इस मामले में कांग्रेस सुब्रमण्यम स्वामी से पहले भी प्रशांत भूषण जी ने भी शिकायत की थी ना, शेयर होल्डर के नाते उनको जो बताया नहीं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल ये आरोप लगाए गए वो बेबुनियाद है। हाँ, ये बात अलग है कि नॉन प्रॉफिट कंपनी है, ये बात अलग है कि क्या किसी तरह का मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है क्या, जिस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, ये बात अलग है। देखिए, हमारे यहाँ ज्यादातर मुकदमे खासकर राजनेताओं के खिलाफ जो चलते हैं मीनाक्षी जी, वो कई बार कन्विक्शन तक पहुंचते ही नहीं है, वो तो राजनीतिक मामले बनकर रह जाते हैं। अब सिर्फ बिहार चुनाव की बात होती है जो इस साल है, लेकिन सिर्फ बिहार चुनाव तक क्या चार्जशीट फाइल होने के बाद तुरंत कन्विक्शन तक मामला नहीं जाने वाला। कई जगह मैं सुन रहा हूं कि नहीं ऐसा हो जाएगा। ये तो आगे की राजनीति है जिसमें सत्ता में 10 और उसके बाद के सालों में बैठे हुए सत्तासीन पार्टी को, उसके खिलाफ जो विपक्ष है उसको अपने ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने का मौका मिले, उससे पहले ही विपक्ष के नेताओं को इतना धूमिल कर दो कि वो आरोप भी लगाए तो उसको गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। देखिए, ईडी की बात हो रही है, सीबीआई पहले कांग्रेस का तोता थी, अब ईडी के बारे में वही बात होती है। लेकिन खुद स्वयं अर्थ राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी जो है हमारे, उन्होंने 19 मार्च को क्या बताया ईडी के बारे में? उन्होंने बताया कि 193 केसेस राजनेताओं के खिलाफ दर्ज हुए और सिर्फ दो आरोपियों को सजा हुई। यही तो बात है ना, मैं कहता हूं कि कन्विक्शन तो है नहीं, बस राजनीतिक अपनी ये बड़ी बात है। रोटियां इस पर जवाब दीजिए ममता जी। ममता जी, ये बड़ी बात है। देखिए, जो अभी सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ सवाल उठा रहे हैं, खुद सरकार ने नंबर दिया है, सदन में सरकार ने बताया है कि कितने मामलों में सजा हो पाती है। तो इसका मतलब सिर्फ माहौल बनाया जाता है, परिस्थिति तैयार की जाती है, लेकिन नियति क्या है उन केसेस की? और अभी मोदी सरकार के समय में विपक्ष के नेताओं पर ऐसे केसेस की संख्या जिस तरह से बढ़ी है, उस नंबर से तो आप इनकार नहीं कर सकते ना। मीनाक्षी जी, आपकी कुछ बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन अगर कोई चोरी कर रहा है, उसे चोरी के लिए रास्ते को ट्रैक किया जाए या उसके नंबर ऑफ केसेस निकाले जाए, तो उसकी दोबारा से चोरी करने की हिम्मत तो घट जाएगी। ये चीज तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, यही बात कन्विक्शन की, अगर आपसे कोई भी भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके लिए चीजें बोली जा रही हैं, हाईलाइट की जा रही हैं, तो डेफिनेटली वो फर्क पड़ता है कि हाँ, चीजें सामने आ रही हैं और कहीं ना कहीं जनमानस पर भी प्रभाव डालती हैं। अब बात करते हैं राहुल गांधी जी। अगर अभी बात हो रही थी, कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि उनमें नो प्रॉफिट है, मैंने आपके सामने पहले भी बोला, तो 1000 जो हमारी इस पुरानी ओरिजिनल कंपनी के मेंबर्स थे, आखिर ये सारे शेयर्स उन सब में ही क्यों इक्वली नहीं बांट दिए गए? क्यों 78% गांधी परिवार के पास शिफ्ट किया गया? ये अपने आप में ही दिखाता है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो दिमाग में था ना, जो मैनिपुलेशन हुआ। दूसरी बात, संविधान को हाथ में रख के आप रात दिन ये दिखाते हैं कि हम सबसे ज्यादा संविधान की रक्षा करते हैं, हम सबसे ज्यादा देश के हर आदमी का सोचते हैं, गरीबों का ध्यान रखते हैं, लेकिन संविधान भी अपने आप में कहता है कि पहले आप अपनी मौलिक जिम्मेदारियों का तो आह्वान करिए, उनको तो फॉलो करिए, उसके बाद में आपके अधिकार आते हैं। तो जब आप खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो आगे की चीजें आप कैसे ले जा सकते हैं? ममता जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या ये कार्रवाई सेलेक्टिव है, विपक्ष के नेताओं पर ही है सिर्फ? क्योंकि वो नेता जो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, हिमंता बिस्व शर्मा का नाम यहाँ पर अभी हमारे पैनलिस्ट हैं, उन्होंने गिनाया है, प्रफुल्ल पटेल का नाम अभी आप इस पे शामिल कर लीजिए, उनके खिलाफ जो सारे चार्जेस चल रहे थे वो फाइलें बंद हो गई, और ऐसी लंबी चौड़ी सूची है। जो नेता बीजेपी में आए, बीजेपी से जुड़े, अजित पवार को लेकर तो खुद प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया है ना, मंच से, चुनावी रैलियों से बोला है, लेकिन जैसे ही वो लोग आपके साथ आके मिलते हैं, जुड़ते हैं, सब कुछ पाक साफ हो जाता है।
मीनाक्षी जी, चलिए मैं एक बार को ये सोच लूं कि ईडी हमारे डिपेंडेंट या हमारे अकॉर्डिंग चल रही है। कोर्ट तो हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता। अजीत पवार को किसने बरी किया? कोर्ट ने ना, हमने नहीं बरी किया, कोर्ट ने बरी किया। एजेंसी ने उसके बाद फाइल बंद डिसीजन की, आया। एजेंसी ने फाइल बंद की उनके खिलाफ। लेकिन आपको भोइटे जी पैरेलल बताएंगे। कोर्ट हाँ केस भोइटे में जी जरा चला। बताइए, ममता जी को बताइए जरा पवार जी के साथ क्या हुआ। हाँ नहीं, एक तो शुक्रिया मीनाक्षी जी, आज इस बहस में मुझे महाराष्ट्र से शामिल कर लिया, क्योंकि 2 दिनों से अमित शाह जी रायगढ़ जिले में जिनके घर पे गए, वो सुनील तटकरे जी है, अजित पवार के राष्ट्रवादी के सांसद है, वो बड़े नेता है, प्रदेश अध्यक्ष है। और अभी किरीट सोमैया का मैं एक फेसबुक पोस्ट देख रहा था। किरीट जी हमारे भ्रष्टाचार विरोधी बड़े नेता है। उन्होंने पोस्ट किया था उस समय जब सुनील तटकरे विपक्ष में थे, उन्होंने पूरी उनकी कुंडली लिखी हुई है। दिक्कत यही है कि जो सुनील तटकरे, थोड़े बहुत कुछ पॉइंट्स अजित बता दीजिए पवार सर के जरा उस साथ, कुंडली के, अगर आपको थोड़ा कुछ टिप्स पर हो अभी आपको जी, याद हो, जरा जी, बता जी, दीजिए। बताता मुझे हूं लगता है मैं तुरंत। दर्शकों की जानकारी के लिए भी अच्छा रहेगा। और बड़ी अच्छी बात है कि आज बिल्कुल। हमारे पास देखिए, पैनल में महाराष्ट्र से भी गेस्ट हैं, बिहार से भी गेस्ट हैं, तो दूसरे राज्यों की स्थिति भी जरा सामने आ जाएगी, सिर्फ दिल्ली स्पेसिफिक बात नहीं हो रही है। हाँ जी बताइए सर। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने ये बात तो बता दी कि किस तरह से मोदी जी ने कहा था एनसीपी के बारे में, उसका फुल फॉर्म जो बता दिया था। अजीत पवार के ऊपर जो 80,000 करोड़ के सिंचन घोटाला, इरिगेशन स्कैम के आरोप लगे, उस घोटाले की फाइल कोई कोर्ट से उनको बाइज्जत बरी नहीं किया गया। हाँ, वकील साहब साथ में है, वो ज्यादा बताएंगे उस बारे में। लेकिन साथ ही में उसी मामले में उनके साथ सुनील तटकरे जी का नाम आया था, जिनके घर पे अमित शाह गए। देखिए क्या है उसमें, ये मैं मेरी बात नहीं, अपने मन की बात नहीं कर रहा हूं। इसमें है कि किरीट सोमैया जी ने लिखा था कि ममता जी को 800 और करोड़ तुलसीदास की जी को कैश, स्क्रीन पर लाइए जरा। हाँ बताइए सर, कंप्लीट करिए। हाँ बोलिए। 800 करोड़ की कैश का यूनियन बैंक से विड्रॉ किया है। एफए कंस्ट्रक्शन नाम की इस कंपनी का उन्होंने उल्लेख किया हुआ है। 800 करोड़ निकाला गया यूनियन बैंक से, और कांग्रेस और राष्ट्रवादी के भ्रष्ट नेताओं को रिश्वत देने के लिए इस्तेमाल हुआ, ऐसा उस समय सोमैया जी ने आरोप लगाया हुआ है। हालांकि बस अब फर्क कितना है कि सुनील तटकरे उन नेताओं का साथ छोड़ के भाजपा महायुति के साथ हो गए। उसमें से उन्होंने बताया हुआ है कि कुछ जो घोस्ट पार्टीज है उनके नाम पे सरकार की तरफ से करोड़ों के, सैकड़ों करोड़ के, माफ कीजिए, बोगस और फोर्ज बिल्स बनाए गए और उसको दिया गया। उन्होंने कहा है कि मैं आरबीआई और यूनियन बैंक के अधिकारियों से और केंद्र सरकार के बैंकिंग सेक्रेटरी और साथ ही में ईडी से, ईडी का भी उन्होंने जिक्र किया है कि कार्रवाई करने की मांग करता हूं। अब देखिए, उन्होंने आगे अजित पवार जी का जिक्र किया कि सुनील तटकरे और अजित पवार ने मिलकर 308 बेनामी कंपनियां बनाई। आगे भी काफी कुछ है, इसी तरह के आरोप है। दिक्कत यही है कि मैंने जो कहा, इस तरह के मामले कानूनों के, विशेष कानून के तहत तो दर्ज हो जाते हैं, लेकिन राजनीति के अलावा ये सिर्फ राजनीतिक अभियान के, प्रोपोगंडा के मुकदमे बन के रह जाते हैं। यही तो बात है कि 193 से सिर्फ 2 आरोपी को सजा हो जाती है, क्योंकि कई आरोपी तो पहले ही उसमें छुटकारा पा लेते हैं, वॉशिंग मशीन में जो आरोप लगाती है विपक्ष। दिक्कत यही है मीनाक्षी जी। ममता जी, वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास, उस वॉशिंग मशीन में सब साफ हो जाता है। जैसे ही जो लोग बीजेपी के पास आते हैं, वो बिल्कुल एकदम चमकती हुई शर्ट निकल कर आती है सफेद रंग की, और वो पहनकर आगे बढ़ जाते हैं। काली सिर्फ विपक्ष की तरफ दिखाई देती है। ये आरोप लगाना बिल्कुल ही गलत होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ईडी आरोप नहीं है मैम, फैक्ट्स गिनाए हैं, अभी फैक्ट्स गिनाए हैं। चलिए जिनको प्रधानमंत्री ने भ्रष्ट माना, उनके बारे में बताया, फाइल बंद हो गई है उनकी। मैम इससे बड़ा क्या मतलब सबूत रखा जाए अभी लाइव डिबेट में आपके सामने। मीनाक्षी जी, अगर आप अनुमति दे तो 1 सेकंड सिर्फ मैं और 1 मिनट लेना चाहूंगा जी। देखिए, ये तो बात हुई, चलो ठीक है, पंकज चौधरी जी भले उनके ही पार्टी के नेता, उनकी बात उनको नहीं पसंद आई होगी। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने 2024 पिछले साल के नवंबर में टीएमसी के विधायक पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पे बात करते हुए क्या कमेंट किया हुआ है? 5000 मामले दर्ज है ईडी के, पूरे मामले, इसमें सिर्फ राजनेता वाली बात नहीं, 193 अलग थे, उसमें सिर्फ 40 मामलों में कन्विक्शन हो पाता है। क्या कन्विक्शन रेट है ये? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी, आप ध्यान में लीजिए कि वकील साहब ने बताया, वैसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत हमारे देश में एक कानून बनाया गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, उसके तहत ईडी के पास उसके विशेष, जो 3 विशेष कानून है उसमें से एक की जिम्मेदारी भी उनके पास दी गई। अब
अगर उच्चतम न्यायालय ये कहता है कि आप इन्वेस्टिगेशन के स्तर के बारे में सोचिए, क्योंकि 5,000 ठीक है। मामले और चलिए 40 में ममता जी जवाब कन्विक्शन। दीजिए। हाँ जी मैम बोलिए। अगर अभी हमारी जो बहस शुरू हुई वो नेशनल हेराल्ड केस को लेकर हुई, अगर हम उस पे आपने मेन फोकस पे अगर हम आ जाएं, तो इतनी बड़ी दिल्ली की प्रॉपर्टीज और को बिना किसी लेन देन के और जिसकी जो मूल्यांकन किया गया बहुत कम किया गया, अगर वो ट्रांसफर कर दिया गया तो वो अपने आप में एक आपराधिक मामला बनता है या नहीं, पहली बात तो मैं ये जानना चाहूंगी आप ही के माध्यम से। दूसरा चीज ये बताइए, कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग है आज के समय में, कितने सारे लोगों के ऊपर कोर्टेज केसेस चल रहे होते हैं, वो खुद ये कहते हैं कि हाँ हमारे पास सालों चल रहे होते हैं और हमारे रिजल्ट नहीं आया होता है। तो ईडी भी एक एजेंसी है जो भ्रष्टाचार को ढूंढने की कोशिश करती है और उसके अकॉर्डिंग कार्य करती है। 2% अगर मैं इस तरह से कोर्ट के, क्योंकि हमारे साथ एक बड़े वकील साहब सर भी हैं, वो इस बारे में ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, लेकिन मैं ये मानती हूँ किसी को अपराधी कहना या अपराध का दोष नियुक्त करना उसमें एजेंसी है, वो उसके आगे आउटपुट उसका क्या रहे वो उसका डोमेन है। लेकिन अगर किसी को अपराध को आप सामने ला रहे हैं तो ये तो जनता का हक है ना, जनता खुद डिसाइड करेगी कि कौन सही है कौन गलत है। ये नहीं लेकिन ममता जी ये सब एक्शन जो अभी अर्शप्रीत खडियाल ने भी सवाल उठाया, जो सारिका जी ने भी सवाल उठाया, ये चुनाव से पहले ही ये सब तेजी क्यों दिखाई देती है? टाइमिंग बहुत ही मैटर करती है यहाँ पर। ठीक है ईडी अपने तरीके से काम कर रही है, उनका चार्जशीट फाइल करने का अपना एक प्रोसेस है, उसके हिसाब से काम चलेगा, पर ये चुनाव के आसपास आते आते ही ये माहौल क्यों बनने लगता है? अभी जो लालू यादव से पूछताछ हुई है, उनके राबड़ी देवी से पूछताछ हुई है, ये चुनाव बिहार चुनाव है उसके आसपास ही ये पूछताछ हुई है, उससे पहले भी हो सकती थी ना। और इससे पहले भी लगातार चुनावों के आसपास ये सब माहौल गर्म करने के लिए परिस्थिति खड़ी की जाती है, ऐसा क्यों है? इसीलिए एजेंसी की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में आती है, क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन उठते हैं। मीनाक्षी इसको थोड़ा सा इस तरह भी ले सकते हैं, अगर हम इसको कहते हैं ना कि एक ही चीज के दो पहलू होते हैं। इन्वेस्टिगेशन हो सकता है पहले भी चल रही है, लेकिन वो हाईलाइट तब होती है जब चुनाव आने वाले थे, क्योंकि उसमें विपक्ष फंस रहा होता है, उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष एक पार्टी होता है, तो वो ऐसा है क्या सारिका जी? अटैक लेते हैं उसको। ऐसा है क्या सारिका जी? देखिए मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, हमारे भाजपा की प्रवक्ता बहन ये बोल रही थी कि पुलिस काम करती है, कोर्ट काम करता है, ईडी और कंपनीज इनकम टैक्स और ईडी जो है ऐसी एजेंसियां जो हैं वो अपना काम करती हैं, लेकिन काम जो कर रही है ना वो उन पे शक इसलिए हो रहा है ना मैडम, क्योंकि ये काम हमेशा ऑपोजिशन पे ही क्यों हो रहा है भाई? भ्रष्टाचारी तो जो अभी हमारे केंद्र में सरकार भाजपा है उनके भी कितने भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन उनके सारे जो जांच है वो रोक दी गई है। किन कारणों दी गई है? क्योंकि उन्होंने भाजपा का माला पहन लिया है। निश्चित रूप से हम बार बार कहते हैं कि भाजपा के पास वो वॉशिंग मशीन है जहां जितने भ्रष्टाचारी जाते हैं, जिन पे जितने भी षड्यंत्र के आरोप लगे हों, वो अगर उन्होंने भाजपा का दामन साफ लिया तो उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है, उनके सारे केसेस जांच पड़ताल सारे चीजों को रोक दिया जाता है, क्योंकि भाई अब तो वो भाजपा की मशीन में क्लीन होकर के निकले हैं। देखिए बढ़िया है, कोर्ट काम करती है, एजेंसीज को काम करना भी चाहिए, लेकिन आज कन्विक्शन रेट के बारे में हम सब लोग जान रहे हैं, आज किसी से छुपा नहीं है। और जितने भी एजेंसीज जो काम कर रही है वो विपक्षियों पे ही सिर्फ काम कर रही है, इसका भी पूरा एक डेटा जो है ना मौजूद है। और 20, 22, 25 सालों से जांच ही चल रही है भाई। 11 सालों से सरकार है, भाजपा की सरकार है, 11 साल में आप तो बड़े मुस्तैदी से काम करते हैं, आपने क्यों नहीं भाई गिरफ्तारियां करवा ली? क्यों नहीं आपने सारे केसेस को आपने शॉर्ट आउट कर लिया?